हाय गाइस, वेलकम टू स्टॉक ब्रेन्स। माय नेम इज आयुष और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेकआउट्स के बारे में। ब्रेकआउट्स के अलावा हम लोग स्टॉप्स और रीट्रेसमेंट्स के बारे में भी बात करेंगे। और दोस्तों, जो ब्रेकआउट्स होते हैं ना, वो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी होती है पैसा कमाने के लिए स्टॉक मार्केट के अंदर। और अगर आप चार्ट्स को पढ़ना जानते हैं और ब्रेकआउट्स को पहचानना जानते हैं तो ये जो टेक्निकल एनालिसिस से पैसा बनाने की जर्नी है ना, ये आपके लिए आसान हो जाती है। और टेक्निकल एनालिसिस के अंदर ब्रेकआउट्स का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। इसी वजह से जो सीएमटी का एग्ज़ाम है उसके अंदर ब्रेकआउट्स को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। और ब्रेकआउट का जो चैप्टर है, जो ब्रेकआउट से रिलेटेड क्वेश्चंस है, वो काफ़ी सारे आते हैं सीएमटी एग्ज़ाम के अंदर। इसलिए मेरे ख्याल से आपको ये ब्रेकआउट का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो एकदम क्लियर करना पड़ेगा अपने दिमाग में और इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। तो चलिए समझते हैं इस ब्रेकआउट के कंसेप्ट को। तो इस प्रेजेंटेशन के बाद या इस वीडियो के बाद आप ये समझ पाएंगे कि एक ब्रेकआउट क्या होता है। आपको उन मेथड्स के बारे में मैं बताऊंगा जिससे आप एक सही ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंट काइंड ऑफ एंट्रीज क्या होती हैं, ये एग्जिट स्टॉप्स क्या होते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप्स को कैसे यूज किया जाता है, प्रोटेक्टिव स्टॉप्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और फिर लास्ट में आपको उन मेजर मेथड्स के बारे में बताऊंगा जिसको आप यूज करके ब्रेकआउट्स में एंट्री और एग्जिट स्टॉप्स को ले सकते हैं। सो बहुत ज़्यादा लर्निंग होने वाली है आप लोगों की इस वीडियो में। और अगर आप CMT लेवल 1 का एग्ज़ाम दे रहे हैं या देना चाहते हैं तो आई थिंक ये जो वीडियोज़ हैं ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी है CMT लेवल 1 चैप्टर वाइज की, जहाँ पे CMT लेवल 1 के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स की मैं वीडियो डालूंगा यहाँ पे, और चैप्टर वाइज आपको वीडियो मिलेंगे। पूरा जो सिलेबस है CMT का वो सारा का सारा कवर किया जाएगा यहाँ पे। सो अगर आप ये एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आई थिंक ये वीडियोस आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। और बाकी प्रिपरेशन वीडियोस भी हैं यहाँ पे। सो आप चाहें तो वो वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं अगर आप CMT का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियोस आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। चलिए अब हम चलते हैं अपने ब्रेकआउट के टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यार ये ब्रेकआउट क्या होता है। तो ब्रेकआउट दोस्तों तब आता है चार्ट्स के अंदर, तब आता है टेक्निकल एनालिसिस के अंदर जब प्राइस जो है ना एक ऐसे सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ देता है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। अब जब भी ऐसा ब्रेकआउट होता है तो ऐसा माना जाता है कि सिग्निफिकेंट चेंज आ गया है स्टॉक की डिमांड में या सप्लाई में। अभी ये सारी चीज़ें हो सकता है आपको काफ़ी थ्योरेटिकल लगे, तो हम इसको प्रैक्टिकली समझेंगे चार्ट्स के ऊपर। चलिए चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। सो यहाँ पे मैं आ गया हूँ ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। और अभी हमें ये समझना है कि ब्रेकआउट्स क्या होते हैं दोस्तों। तो ब्रेकआउट क्या होता है इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करता हूँ। और ये ट्रेंड लाइन को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। आप देख सकते हैं ये जो ट्रेंड लाइन है मेरी, ये मुझे अप ट्रेंड के बारे में बता रही है कि मार्केट में अप ट्रेंड है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक्स जो है वो हायर हाई बनाए जा रहे हैं, इसी वजह से ये जो ट्रेंड है ये एस्टैब्लिश हो गया था। लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं ये जो ट्रेंड है ना ये ब्रेक हुआ, और इसी को हम बोलते हैं ब्रेकआउट। यहाँ पे जो पिछला ट्रेंड था वो था अप, है ना, वो था अप ट्रेंड हमारा। लेकिन ये ब्रेकआउट होने के बाद जो ट्रेंड था वो बदल के हो गया डाउन। तो जो ब्रेकआउट्स होते हैं दोस्तों हमारे, वो ट्रेंड की दिशा को बदल देते हैं कभी कभी, और कभी कभी ये हमें ट्रेंड के कंटिन्यूएशन के बारे में भी बताते हैं। तो ये वाला जो मैंने एग्जांपल लिया, यहाँ पे जो ट्रेंड है वो बदल गया है, और इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है हमारे लिए। क्योंकि अगर आपने बजाज फाइनेंस के स्टॉक पे लगाए होते हैं पैसे 2019-20 के टाइम पे, तो आपके लिए सही टाइम पे एग्जिट लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस केस में। सो इसीलिए हमें ये ब्रेकआउट का जो टॉपिक है ना इसके बारे में समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कब एग्जिट करते हैं हम, कब हमारी नई एंट्री होती अगर हमें शॉर्ट करना है स्टॉक को, ये सारी चीज़ें समझने के लिए आई थिंक आपको ये ब्रेकआउट वाला कंसेप्ट आना चाहिए। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो ब्रेकआउट है ना वो हमें कभी कभी ये बताता है कि जो ट्रेंड है वो बदल गया है। और ब्रेकआउट किसी स्टॉक के अंदर तभी आता है जब कोई पुरानी ट्रेंड लाइन या सपोर्ट लाइन या रेजिस्टेंस लाइन ब्रेक हो रही हो। इस केस में हमारी जो ट्रेंड लाइन है वो ब्रेक हो रही है, इसी वजह से हम बोल रहे हैं कि ये एक ब्रेकआउट है। सो किसी मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस या ब्रेकआउट लाइन का ब्रेक होना ज़रूरी है, तभी वो जो ब्रेकआउट है वो वैलिड कहलाया जाएगा। और ये सिग्निफिकेंट चेंज हमें दिखाता है डिमांड के अंदर, ये चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ दोस्तों। और ये जो ब्रेकआउट है ये ऊपर की तरफ भी आ सकते हैं, नीचे की तरफ भी आ सकते हैं, यानी कि अप ट्रेंड में भी आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेंगे और डाउन ट्रेंड में भी आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेंगे।
अब हो सकता है ये चीज़ें कुछ लोगों को बहुत बेसिक लग रही हो दोस्तों, लेकिन हम धीरे धीरे बेसिक चीज़ों को कवर करके थोड़ा सा एडवांस चीज़ों की तरफ चलने की कोशिश करेंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में जो कि आपको रिमेंबर रखनी है हमेशा ब्रेकआउट को एनालाइज करते वक्त। अब दोस्तों जो हमारा ब्रेकआउट है वो हमें ट्रेंड के कंटिन्यूएशन के बारे में भी बता सकता है और ट्रेंड के रिवर्सल के बारे में भी बता सकता है। अगर मैं यहाँ पे अभी ट्रेडिंग व्यू के ऊपर चलूँ तो आप देख सकते हैं ये जो ब्रेकआउट आया है ना, ये ट्रेंड रिवर्सल को दर्शा रहा है। लेकिन कभी कभी ब्रेकआउट दोस्तों ऐसे भी आ सकते हैं जो कि हमें ट्रेंड के कंटिन्यूएशन के बारे में बताएं। यहाँ पे दोस्तों मैं एक काम करता हूँ, एक लाइन को ड्रॉ करता हूँ और आपको बताता हूँ कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन से मेरा क्या मतलब है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ट्रेंड है हमारा वो बिल्कुल अप है, राइट। जो ट्रेंड है हमारा वो बहुत बढ़िया अप ट्रेंड चल रहा है। लेकिन ये वाला जो लेवल है ना हमारा, जहाँ पे अभी मेरा कर्सर है, यहाँ पे जो बजाज फाइनेंस का स्टॉक है वो रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, राइट। 2 बार यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप बनाया बजाज फाइनेंस के स्टॉक ने और फिर थोड़ा बहुत नीचे भी गया। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्रेकआउट भी आया, राइट। यहाँ पे जो ब्रेकआउट आया उसने ट्रेंड के कंटिन्यूएशन को दर्शाया। यहाँ पे जो पिछला ट्रेंड था वो था अप, है ना। जो हमारा प्रायर ट्रेंड था वो था अप, और जब ये ब्रेकआउट आया उसके बाद भी जो ट्रेंड है ना वो अप है। तो यहाँ पे हमें ब्रेकआउट ये सिग्निफाई कर रहा है कि जो पुराना ट्रेंड है दोस्तों वो कंटिन्यू हो रहा है। तो ब्रेकआउट हमें कभी कभी कंटिन्यूएशन के बारे में भी बता सकता है और कभी कभी रिवर्सल के बारे में भी बता सकता है। और जहाँ पे ब्रेकआउट अकर हुआ है, जिस पॉइंट पे ब्रेकआउट अकर हुआ है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एज अ टेक्निकल एनालिस्ट और एज अ ट्रेडर। अभी अगर हम अपने पिछले एग्जाम्पल में चलें और यहाँ पे अगर मैं वापस से वो रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ करूँ तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये वाला जो ग्रीन कैंडल है, मैं वापस से मार्क कर देता हूँ, ये वाला जो ग्रीन कैंडल है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्रेकआउट हुआ है। हो सकता है ये आपको चार्ट इतना अच्छा ना दिख रहा हो अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, लेकिन आप अगर ये वीडियो लैपटॉप से देख रहे हैं तो आई थिंक ये विजिबल होगा आपको। थोड़ा सा और जूम इन कर देता हूँ ताकि आप लोग देख पाएँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ब्रेकआउट का ये वाला कैंडल है ना, ग्रीन वाला, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट? क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसके बाद जो स्टॉक है ना वो खटाक से भागा। आप देख सकते हैं क्या भयंकर इसने ट्रेंड अपनाया और सीधा ऊपर की तरफ गया और कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली लोगों को एंटर करने की ज़्यादा। ये वाला जो कैंडल, जो ग्रीन वाला कैंडल बना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिस पॉइंट पे ब्रेकआउट अकर हो रहा है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एज अ टेक्निकल एनालिस्ट, क्योंकि ये हमें बता सकता है कि हमारी एंट्रीज क्या होंगी और हमें एंटर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ब्रेकआउट फॉल्स है कि सही है। ये सारी चीज़ें डिसाइड होंगी इस कैंडल से दोस्तों। और कुछ कंफर्मेशन इंडिकेटर्स होते हैं जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करने ही वाले हैं। अब ये थी कुछ बातें जो कि आपको ब्रेकआउट को एनालाइज करते वक्त याद रखनी थी। अब हम बात करते हैं कि ब्रेकआउट को कंफर्म कैसे किया जाए, क्योंकि हर जो ब्रेकआउट आता है मार्केट के अंदर वो सही ब्रेकआउट नहीं होता। कभी कभी ब्रेकआउट सही हो सकते हैं, कभी कभी ब्रेकआउट फॉल्स भी हो सकते हैं। और फॉल्स ब्रेकआउट दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा आते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे, लॉन्ग टर्म चार्ट्स में देखेंगे, लाइक 1 डे, 1 वीक, मंथ, तो इतने लंबे समय के जो चार्ट्स होते हैं वहाँ पे जो ब्रेकआउट्स है ना वो इतने रियल नहीं होते। बहुत ज़्यादा फेक ब्रेकआउट्स भी आते हैं जिसको हम फेक आउट भी बोलते हैं। और ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है कि फॉल्स ब्रेकआउट को हम क्या बोलते हैं। तो फॉल्स ब्रेकआउट को दोस्तों हम फेक आउट बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। तो ब्रेकआउट सही है कि नहीं है, इसको पहचानने के लिए हमें कुछ कंफर्मेशन इंडिकेटर्स चाहिए होता है, कुछ टूल्स चाहिए होते हैं। चलिए उनके बारे में अब हम बात करते हैं। दोस्तों कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिसको लोगों ने डेवलप किया ब्रेकआउट को कंफर्म करने के लिए, और उन टेक्निक्स के बारे में हम बात करते हैं। पहली टेक्निक है हमारी क्लोज फिल्टर, दूसरी है पॉइंट एंड परसेंटेज फिल्टर, तीसरी है पिवट पॉइंट्स फिल्टर, और जो चौथी है वो टाइम फिल्टर है, पांचवी है वॉल्यूम फिल्टर है। तो बहुत सारी टेक्निक लोगों ने डेवलप करी है और एज अ टेक्निकल एनालिस्ट हमें इन सारी टेक्निक्स का यूज़ करना आना चाहिए। चलते हैं चार्ट्स के ऊपर और इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अभी मैंने क्या किया है आप लोगों के लिए, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल निकाल के रखा है बजाज फाइनेंस के स्टॉक में ही। और मैंने बजाज फाइनेंस का स्टॉक इसलिए लिया क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, अप मूवमेंट और डाउन मूवमेंट दोनों बहुत ज़बरदस्त आते हैं इसके अंदर। और यहाँ पे जो डेटा मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ ये 2020 का डेटा है, मई के महीने का। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक टेक्निकल एनालिसिस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट
पैटर्न बना है यहाँ पे, मैं उसको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे ये जो लाइन है ये एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करी, और एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ। हो सकता है कुछ लोग इस पैटर्न को समझ जाएं। और दोस्तों ये वाला जो पैटर्न है ना, इसका नाम है वेज। इस पैटर्न को हम वेज बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस के अंदर। और क्लियर फॉर्मेशन आप देख सकते हैं कि वेज का यहाँ पे बनता हुआ हमें दिख रहा है। सो अब मैं इस चार्ट को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ और हम देखते हैं कि क्या हुआ बजाज फाइनेंस के स्टॉक के अंदर। तो मैंने यहाँ पे बार रिप्ले को चलाना स्टार्ट कर दिया है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि स्टॉक में यहाँ पे ब्रेकआउट आया। मैं थोड़ा सा एक दो कैंडल पीछे लेके चलता हूँ ताकि जो ये बार रिप्ले है उसको हम अच्छे तरीके से समझ पाएँ। तो चलिए बस ये ब्रेकआउट वाली कैंडल के ऊपर हम चलते हैं और यहाँ पे अपना पूरा ध्यान लगाते हैं। सो आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने पैटर्न ड्रॉ किया था ना वेज वाला, और जैसे ही ये पैटर्न मैंने पूरा ड्रॉ किया, ये पैटर्न कंप्लीट हुआ, उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया है ना। यहाँ पे आ गया है ब्रेकआउट, और अब हमें ये एनालाइज करना है कि ये ब्रेकआउट सही है कि नहीं है। सो एकदम लाइव सिचुएशन रख दी है मैंने आपके सामने, और अब हम कुछ टेक्निक्स को यूज़ करते हैं और उससे समझते हैं कि ये ब्रेकआउट सही है कि नहीं है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने पहले फिल्टर की, जिसका नाम है क्लोज फिल्टर। सो इस फिल्टर के हिसाब से अगर दोस्तों जो प्राइस है ना वो ब्रेकआउट की तरफ, मतलब ब्रेकआउट जिस दिशा में हुआ है उस तरफ अगर प्राइस क्लोज होता है तो हम ऐसा मानेंगे कि ब्रेकआउट सही है। लेकिन अगर मैं आपको इस चीज़ को समझा देता हूँ चार्ट के ऊपर, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला ग्रीन कैंडल है, राइट। सो ये वाला जो ग्रीन कैंडल है ना, इस ग्रीन लाइन के ऊपर क्लोज हुआ है ना, इस लाइन के ऊपर क्लोज हुआ है। अभी तक का जो ट्रेंड था वो डाउन था, आप देख सकते हो यहाँ पे जो ट्रेंड है ना वो डाउन था। लेकिन इस डाउन ट्रेंड को ब्रेक करके ये प्राइस जो है वो ऊपर गया। तो अभी जो इसका क्लोजिंग है ना इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, तो हम ऐसा बोल रहे हैं क्लोजिंग मेथड के हिसाब से कि हाँ यार ये सही ब्रेकआउट है। लेकिन अगर यही क्लोज हमारा हुआ होता इस ये वाली ट्रेंड लाइन के नीचे, तो हम ऐसा मानते कि यार ये फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है क्लोज फिल्टर को यूज़ करते वक्त। अगर जो क्लोज है हमारा कैंडल का वो ये रेजिस्टेंस लाइन या सपोर्ट लाइन के ऊपर हो रहा है, तो हम ऐसा मानेंगे कि हाँ यार जो ब्रेकआउट है वो रियल है। तो हमारा जो पहला मेथड था क्लोज मेथड, उसके हिसाब से ये जो बजाज फाइनेंस का ब्रेकआउट है ये रियल है, राइट। अब हम बात करते हैं दूसरे फिल्टर के बारे में, जिसका नाम है पॉइंट और परसेंटेज फिल्टर। सो ये पॉइंट ऑफ परसेंटेज फिल्टर क्या है इसको हम समझ लेते हैं दोस्तों। अभी मैंने यहाँ पे लिख कर भी रखा है कि जो 3% है उसको बहुत ही कॉमनली यूज़ किया जाता है आइडियल ब्रेकआउट पॉइंट के लिए। अब ये क्या होता है इसको मैं समझा देता हूँ। अभी दोस्तों हम वापस आ गए हैं चार्ट के ऊपर, और आप देख सकते हैं ये वही ग्रीन कैंडल है जहाँ पे ब्रेकआउट आया था। अब मुझे यहाँ पे परसेंटेज फिल्टर को अप्लाई करना है, और मुझे ये देखना है कि ये जो कैंडल बनी है ना, क्या ये 3% से ज़्यादा बड़ी बनी है, मुझे इसको चेकआउट करना है। तो ये जो ब्रेकआउट पॉइंट था हमारा वो था हमारा अराउंड 2000 रुपीज़ के लेवल के आसपास, जहाँ से ये जो ट्रेंड लाइन है पुरानी ये ब्रेक हुई। तो मैं यहाँ से ये कैलकुलेट करने की कोशिश करूँगा कि ये जो कैंडल है ना क्या ये 3% से ऊपर बनी है। तो यहाँ पे मैंने परसेंटेज फिल्टर यूज़ किया है, और ये जो आप छोटा सा ब्लू आइकन दिख रहे हैं ना ये 3% का हमें चेंज दिखा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रीन कैंडल है ये इस ब्लू वाले पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा ऊपर बनी है। तो ये क्लियरली हमें दर्शा रही है कि यार जो ब्रेकआउट है ना वो रियल है। तो अभी जो हमने दूसरी मेथड यूज़ करी उसके हिसाब से भी ये ब्रेकआउट है, ये एकदम रियल है। यहाँ पे आप अगर 3% की जगह कोई दूसरा फिल्टर भी यूज़ करना चाहें लाइक 5% या 500 पॉइंट्स या 1000 पॉइंट्स, तो आप वो सारी चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो परसेंटेज या जो पॉइंट का फिल्टर लगा रहे हैं स्टॉक के ऊपर वो थोड़ा सा वैलिड होना चाहिए। मतलब अपने मन से आप कुछ भी नहीं लगा सकते, थोड़ा टाइम टेस्टेड अगर हो वो मेथड तो आई थिंक वो ज़्यादा रीजनेबल होगा आपके लिए, और उससे आप सही ट्रेंड चेंज को पिक भी कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो कैंडल है काफ़ी बड़ा बना, 8.5% के आसपास का कैंडल बना। तो जो सेकेंड मेथड है हमारी उसके हिसाब से भी ये जो ब्रेकआउट है एकदम रियल है। अब हम बात करते हैं तीसरे मेथड के बारे में। तीसरा मेथड है दोस्तों टाइम फिल्टर, और ये ऐसा अज्यूम करता है कि यार अगर स्टॉक जो है ना वो ब्रेकआउट अगर ले ले और उसके बाद 2-3 कैंडल तक अगर ब्रेकआउट के बाहर ही रहे, मतलब जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट हुआ उसी डायरेक्शन में रहे, तो जो ब्रेकआउट है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पे लिखा हुआ है यूजुअल टाइम पीरियड इज 2 बार्स ऑफ एनी लेंथ ऑफ टाइम। अभी हम बजाज फाइनेंस का 1 डे टाइम फ्रेम देख रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे हमें 2 बार्स को देखना है, मतलब 2 या 3 दिन के हमें प्राइस एक्शन को देखना है, और हमें ये एसेस करना है
कि क्या जो प्राइजेज हैं वो 2-3 दिन तक इस ब्रेकआउट लेवल के ऊपर रह पाता है कि नहीं रह पाते हैं। हमें इस चीज़ को देखना है। तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ इस चार्ट को, और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जब कैंडल को प्ले किया तो 1, 2, 3, 4 ये जो ब्रेकआउट कैंडल आया, इसके बाद लगातार 4 दिनों तक जो प्राइजेज है ना वो रहे इस ब्रेकआउट जोन के बाहर। तो ये तीसरा मेथड टाइम को एक टूल की तरह यूज़ करने की कोशिश करता है और ये जानने की कोशिश करता है कि इन्वेस्टर का सेंटिमेंट क्या है। यहाँ पे जैसे ये ब्रेकआउट आया तो यहाँ पे टाइम फिल्टर लगा के हम एज एन इन्वेस्टर या एज अ ट्रेडर ये एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ट्रेंड सही में शिफ्ट हुआ है, और अगर सही में ट्रेंड शिफ्ट हुआ है तो जो टाइम है ना वो थोड़ा सा लेना चाहिए स्टॉक को ब्रेकआउट जोन के बाहर। और जैसा कि इस एग्जाम्पल में हुआ भी, जो स्टॉक है वो 3-4 दिन तक लगातार जो है वो ब्रेकआउट जोन के बाहर ही रहा है, जो जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट हुआ वहीं पे रहा है। तो इस मेथड के हिसाब से भी ये जो ब्रेकआउट है ना ये रियल है। और ये था हमारा तीसरा मेथड। मैं एक काम करता हूँ, मैं इस बार को वापस से रिमाइंड कर देता हूँ और अभी हमारा चार्ट वापस पहले जैसा हो गया है और हमने टाइम फिल्टर को लगा के देख लिया यहाँ पे कि टाइम फिल्टर कैसे काम करता है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। अगर कुछ भी चीज़ क्लियर ना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे। और अब हम बात करते हैं वॉल्यूम फिल्टर के बारे में। तो दोस्तों जब ब्रेकआउट होता है ना मार्केट के अंदर हैवी वॉल्यूम से, तो ये ऐसा इंडिकेट करता है कि जो मार्केट के प्लेयर्स हैं ना वो ट्रेंड की नई दिशा में जा रहे हैं। या तो स्टॉक वो बाय कर रहे हैं या तो वो स्टॉक सेल कर रहे हैं। जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट हुआ है उस डायरेक्शन का जो नया ट्रेंड है वो स्टैब्लिश हो गया है, ऐसा बताती है हमें वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम हैवी हो तो। अब दोस्तों वॉल्यूम फिल्टर में क्या होता है कि जब भी ब्रेकआउट आता है ना, तो ब्रेकआउट जिस समय आया है हमें उस समय ये देखना है कि स्टॉक के अंदर वॉल्यूम कितने हाई हैं। अगर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई है स्टॉक में ब्रेकआउट के टाइम पे, तो ये चीज़ हमें इंडिकेट करती है कि जो नए बायर्स हैं मार्केट के अंदर वो नए ट्रेंड को राइट करना चाहते हैं और उनके हिसाब से जो नया ट्रेंड है वो स्टैब्लिश हो गया है। हालांकि ऐसा हर बार नहीं होता, कि कभी कभी ये भी हो जाता है कि जब ब्रेकआउट आया है किसी स्टॉक के अंदर तो वॉल्यूम लो रहती है, लेकिन वॉल्यूम लो होने का मतलब ये नहीं है कि ब्रेकआउट वैलिड नहीं है। कभी कभी वॉल्यूम लो होने के बावजूद भी ब्रेकआउट जो है वो रियल हो सकते हैं। लेकिन जब भी ब्रेकआउट आता है और वॉल्यूम ज़्यादा होती है तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि जो ब्रेकआउट है वो रियल है। अब इस वॉल्यूम फिल्टर को समझने के लिए मैं वॉल्यूम इंडिकेटर को लगा लेता हूँ ताकि अपनी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी ज़्यादा डेवलप हो सके। तो यहाँ पे मैं नॉर्मल वॉल्यूम बार्स का यूज़ करने वाला हूँ आप लोगों के लिए। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे जैसे प्राइस गिर रहे थे ना वैसे वैसे वॉल्यूम जो है वो बढ़ते जा रहे थे। इस चीज़ को हम बोलते हैं अक्यूमुलेशन। इस चीज़ को मैं अपने प्रीवियस चैप्टर्स में भी समझा चुका हूँ, प्रीवियस वीडियोस में भी मैं आपको ये चीज़ बता चुका हूँ। आप देख सकते हैं कि जो प्राइजेस है ना वो गिर रहे थे यहाँ पे और वॉल्यूम भी बढ़ रहे थे यहाँ पे। मतलब जो स्टॉक है ना वो लोग धीरे धीरे अक्यूमुलेट कर रहे थे। और जैसे ही ये ब्रेकआउट का लेवल आया यहाँ पे, जैसे ही ये ब्रेकआउट का लेवल आया, जो वॉल्यूम्स थे ना वो काफ़ी हैवी बने। यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम क्लियरली जो वॉल्यूम से वो काफ़ी ज़्यादा हैवी बने जब ब्रेकआउट आया। तो इस वॉल्यूम फिल्टर के हिसाब से भी जो हमारा ब्रेकआउट है वो बिल्कुल रियल है। और आई होप ये जो चीज़ है वो आपको एकदम समझ में आई होगी, एकदम क्लियर हुई होगी आपको। वॉल्यूम फिल्टर के अलावा एक पिवट पॉइंट का फिल्टर भी होता है, हम उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों पिवट पॉइंट में क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले हम पिवट पॉइंट का इंडिकेटर लगा लेते हैं यहाँ पे। तो हमें पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड टाइप करना होगा अपने ट्रेडिंग व्यू के अंदर। यहाँ पर मैंने पिवट पॉइंट्स को लगा लिया है और ये देखने में काफ़ी कंफ्यूजिंग लग रहे होंगे आपको, लेकिन यहाँ पे जो पिवट पॉइंट्स है ना ये भी हमें कभी कभी हेल्प कर देते हैं ब्रेकआउट को पहचानने में। और यहाँ पे अगर मैं इस ग्रीन कैंडल पे थोड़ा सा जूम इन करूँ, जो कि ब्रेकआउट कैंडल था हमारा ये फर्स्ट वाला, तो आप देख सकते हैं कि जो प्राइजेस है ना वो इस पिवट पॉइंट से सपोर्ट ले रहे थे। तो इस प्रकार से भी कुछ लोग ये चेक करते हैं कि यार ये जो ब्रेकआउट है ना ये रियल है कि नहीं है। हालांकि जो पिवट पॉइंट्स हैं उनका यूज़ मेनली इंट्राडे ट्रेडिंग में किया जाता है, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो लॉन्ग टर्म चार्ट्स है ना वहाँ पे भी ये पिवट पॉइंट्स उतने ही इफेक्टिव हैं। सो आप यहाँ पे इस टाइप से यूज़ कर सकते हैं अपने पिवट पॉइंट्स को। और पिवट पॉइंट भी एक बहुत बढ़िया तरीका है ब्रेकआउट को पहचानने का। अगर ब्रेकआउट कैंडल में अगर जो स्टॉक है वो पिवट पॉइंट से या R1, R2, R3 इन सारे लेवल से अगर स्टॉक सपोर्ट ले रहा है तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि ट्रेंड जो है वो बदल चुका है। और इसको आप ट्रेंड कंटिन्यूएशन वाले केस में भी यूज़ कर सकते हैं।
आई होप ये चीज़ आपको एकदम क्लियर हुई होगी। अब मैं इस पिवट को हटा देता हूँ। अब हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा चार्ट को करते हैं जूम आउट, और अब मैं इस बार को थोड़ा सा आगे चला के देखता हूँ। अब हम ये देखते हैं कि बजाज फाइनेंस में एक्चुअल में हुआ क्या। अब देख सकते हैं कि जो ब्रेकआउट है वो एकदम रियल ब्रेकआउट निकला। हमने यहाँ पे 5 मेथड यूज़ किए थे ब्रेकआउट को पहचानने के लिए। पांचों के पांचों मेथड ने यही बताया हमें कि जो ब्रेकआउट है वो रियल है। हमने सबसे पहले यूज़ किया क्लोज मेथड को, फिर हमने यूज़ किया परसेंटेज मेथड को, फिर हमने पिवट मेथड, वॉल्यूम मेथड भी देखे यहाँ पे, और सारे मेथड ही हमें ये बता रहे थे कि जो ब्रेकआउट है वो बिल्कुल रियल है। और आप देख सकते हैं कि उसके बाद स्टॉक का क्या हुआ। ये वाला जो ब्रेकआउट है ये हमें मिला था अराउंड 2000 रुपीज़ के लेवल के आसपास, और उसके बाद जो स्टॉक है उसने एकदम धमाली मचा दिया और काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुका है ये स्टॉक। तो इस टाइप से आप ब्रेकआउट को पहचान सकते हैं। सही और गलत ब्रेकआउट के बीच में डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं। आई होप ये वाली जो चीज़ है आपको समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे अपने वीडियो में। अब दोस्तों हम बात करते हैं स्टॉप्स के बारे में। मेरे ख्याल से आप सभी लोगों ने स्टॉप लॉस के बारे में तो सुना ही होगा। ये जो स्टॉप है उससे मेरा मतलब स्टॉप लॉस ही है, लेकिन जो हमारा सीएमटी का सिलेबस है उसमें ये जो स्टॉप शब्द है ना, इसको दो टाइप में डिवाइड कर दिया गया है। इसके दो टाइप्स बताए गए हैं ताकि जो अंडरस्टैंडिंग है इन्वेस्टर की या एक ट्रेडर की वो थोड़ी सी बेहतर हो सके। टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से जो हमारे स्टॉप्स हैं वो दो टाइप के होते हैं। एंट्री स्टॉप होता है एक, और दूसरा होता है एग्जिट स्टॉप। अब ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं इसको एक एक करके हम समझते हैं। बेसिकली एंट्री स्टॉप वो स्टॉप होता है जहाँ पे हम एक पोजीशन को इनिशिएट करते हैं, मतलब एक नई पोजीशन बनाते हैं। कब बनाते हैं नई पोजीशन? जब कोई हमें ब्रेकआउट मिल जाए, या कोई रेजिस्टेंस लेवल पे हम बना सकते हैं पोजीशन, कोई सपोर्ट लेवल पे बना सकते हैं हम कोई पोजीशन, या ट्रेंड लाइन पे भी हम एक नई पोजीशन बना सकते हैं। तो एंट्री स्टॉप बेसिकली एक ऐसी पोजीशन है जो कि आप न्यूली इनिशिएट कर रहे हो। तो एंट्री पोजीशन या एंट्री स्टॉप का जो मतलब है वो यही है कि हमने नई पोजीशन बनाई। इस टाइप के जो ऑर्डर्स होते हैं उसमें जो इन्वेस्टर है ना वो अपना नया पैसा लगा रहा है ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। उसके पास पैसा आइडल रखा हुआ है, मतलब खाली रखा हुआ है, और उसने मार्केट में इसलिए लगाया है ताकि वो प्रॉफिट कमा सके। लेकिन यहाँ पे रिस्क भी है। अगर मान लीजिए मैंने रिलायंस के स्टॉक को बाय किया है, तो मेरे लिए जो रिस्क होगा वो यही होगा कि अगर रिलायंस का स्टॉक नीचे आएगा तो मुझे लॉस हो जाएगा, राइट। फॉर अ बायर जो रिस्क होता है वो यही होता है कि मार्केट अगर नीचे जाएगा तो उसको लॉस हो जाएगा, क्योंकि उसके बाय लेवल से ज़्यादा नीचे प्राइस चला जाएगा। तो आई थिंक ये एंट्री स्टॉप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं एग्जिट स्टॉप्स के बारे में। अब दोस्तों जो एग्जिट स्टॉप्स होते हैं ना वो यूज़ तब किए जाते हैं जब हमारी मार्केट में पोजीशन ऑलरेडी हो। एंट्री स्टॉप वो स्टॉप होते हैं जब हम स्टॉक में एकदम नई नई पोजीशन को बनाते हैं, और एग्जिट स्टॉप्स वो स्टॉप होते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं अपनी ऑलरेडी पोजीशन बनी हुई जो है उसको सिक्योर ऑफ करने के लिए। अगर मैंने रिलायंस के स्टॉक को बाय किया है और अगर मैं उसको सेल करना चाहता हूं, तो वो सेल करने वाला जो स्टॉप ऑर्डर होगा ना उसको मैं बोलूंगा एग्जिट स्टॉप। अब ये एग्जिट स्टॉप मैं दो केसेस में लगाऊंगा। या तो जब मुझे लॉस हो रहा होगा तो अपने लॉस को मैं कम करने के लिए और ज़्यादा लॉसेस से बचने के लिए मैं एक प्रोटेक्टिव स्टॉप लगा सकता हूँ। अगर मान लीजिए मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को 2000 रुपीज़ पे ख़रीदा है, और जो मेरा एसएल है वो 1900 रुपीज़ का है, मतलब मैंने 2000 रुपये पे बाय किया। अगर स्टॉक 1900 रुपीज़ के नीचे गया तो जो मेरा स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाएगा, और उसको मैं बोलूँगा प्रोटेक्टिव स्टॉप। अब इस चीज़ को मैं चार्ट के ऊपर समझा देता हूँ। हो सकता है ये थ्योरेटिकली काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लग रहा हो आपको। चार्ट पे चलते हैं और इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी मैंने रिलायंस का ही एग्जांपल लिया था, तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं रिलायंस के स्टॉक को ही लगा लेता हूँ यहाँ पे। रिलायंस के स्टॉक को मैंने यहाँ पे लगा लिया है, और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक लाइन भी ड्रॉ करके रखी है, और ये मेरे ओपिनियन में काफ़ी अच्छा सपोर्ट लेवल है। अब यहाँ पे मैं आपको कोई टिप वगैरह नहीं दे रहा हूँ, ये सिर्फ एजुकेशनल वीडियो है, तो आप उसको प्लीज़ उसी तरीके से लीजिए। अब मान लीजिए ये जो करंट प्राइस है 2409, अगर मैं इस पे बाय करता हूँ यहाँ पे, तो जो मेरा स्टॉप लॉस है ना वो इस ग्रीन लाइन के नीचे होगा। ये होगा मेरा स्टॉप लॉस, राइट। अगर ये रिलायंस का स्टॉक इसके बाद ऐसे नीचे आ जाता है और इस लाइन के नीचे चला जाता है, तो मेरा जो स्टॉप लॉस है ना वो ट्रिगर हो जाएगा, और यहाँ पे जब स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा तो मैं उसको बोलूँगा प्रोटेक्टिव स्टॉप, राइट। मैं इसको बोलूँगा प्रोटेक्टिव स्टॉप। लेकिन अगर स्टॉप लॉस मेरा ट्रिगर नहीं होता है
और जैसा मेरा एनालिसिस है कि यार ये अच्छा सपोर्ट लेवल बन के काम करेगा और मार्केट मेरे हिसाब से चलता है और मार्केट ऐसे ऊपर जाने लगता है, तो अब जब मार्केट ऊपर ऑलरेडी जा चुका है, जब मार्केट ऐसे ऊपर ऑलरेडी जा चुका है, तो अब मैं किस पॉइंट पे बेचूं, किस लेवल पे बेचूं, उस लेवल को मैं बोलूँगा ट्रेलिंग स्टॉप। मतलब इसकी भी बहुत सारी टेक्निक होती हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आपको ये प्रोटेक्टिव स्टॉप का जो कंसेप्ट है वो समझ में आया होगा। और जब पोजीशन मेरे फेवर में जाती है, इस केस में मैंने बाय किया है ना, तो अगर पोजीशन मेरे फेवर में जाती है और स्टॉक ऊपर जाता है, तो अब मुझे डिसाइड करना है कि मैं कब सेल करूं ऊपर यहाँ पे और किस प्राइस पे सेल करूं। तो यहाँ पे मैं जब भी सेल करूंगा तो मुझे यूज़ करना होगा ट्रेलिंग स्टॉप। और यही दो टाइप के स्टॉप होते हैं जब हम एग्जिट स्टॉप्स को यूज़ करते हैं। तो जब मैं बात करता हूँ एग्जिट स्टॉप की, तो या तो मैं प्रोटेक्टिव स्टॉप को यूज़ करूँगा या तो मैं ट्रेलिंग स्टॉप को यूज़ करूँगा। प्रोटेक्टिव स्टॉप का मतलब स्टॉप लॉस होता है हमारी सिंपल भाषा में, और ट्रेलिंग स्टॉप का मतलब वो स्टॉप होता है जो कि मैं प्रॉफिट लेने के लिए लगाता हूँ मार्केट के अंदर। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। तो प्रोटेक्टिव स्टॉप में कहानी एकदम सिंपल है। मैं इस ड्राइंग को हटा देता हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग हमारी थोड़ी सी क्लियर बन जाए। अभी यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ करी थी जिसको मैं सपोर्ट लाइन बोल रहा हूँ, और मान लीजिए अगर मैंने ये 2400 रुपीज़ के आसपास स्टॉक को बाय किया होता और जो स्टॉक है वो नीचे गिर गया होता और ये वाला जो मेरा सपोर्ट लाइन है ना, इसको इसने ब्रेक कर दिया होता, तो यहाँ पे मैं जाहिर सी बात है निकल जाता। यहाँ पे मुझे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर प्राइस मेरे अगेंस्ट जाते हैं तो मैं नॉर्मल सा एक प्रोटेक्टिव स्टॉप यहाँ पे लगा के अपनी पोजीशन को लिक्विडेट कर दूंगा। लेकिन जब प्राइस ऊपर जाएगा ना ऐसे, तब मुझे सोचना पड़ेगा कि यार मैं कहाँ पे इसको बेचूं। क्योंकि मान लीजिए अगर मैंने इस लेवल पे बेच दिया, यहाँ पे मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, और अगर उसके बाद रिलायंस का स्टॉक और ऊपर चला जाए, तो अगर मेरे बेचने के बाद स्टॉक और ऊपर चला जाएगा तो ये भी मेरा एक लॉस है, राइट। सो मुझे यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप इस टाइप से लगाना है कि मैं मैक्सिमम प्रॉफिट को कैप्चर कर पाऊँ एक ट्रेंड के अंदर। सो हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप है ना, वो इसी प्रकार का होना चाहिए जिसमें मैं अपना मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो कैप्चर कर पाऊँ। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, और जो लोग ट्रेडिंग कर चुके हैं मार्केट के अंदर उन्हें ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो अगर ट्रेंड आपको लग रहा है कि ऐसे ऊपर जाते ही जाएगा, तो होल्ड करना ज़्यादा सेंसिबल है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यार ये ट्रेंड कंटिन्यू नहीं करेगा, हो सकता है स्टॉक वापस से नीचे गिर जाए, तो जल्दी प्रॉफिट अपना बुक कर लेना एक सेंसिबल डिसीजन होगा। लेकिन ये डिसीजन लिया कैसे जाए, इसके लिए कुछ मेथड्स बने हैं जिसके बारे में अब हम बात करते हैं। सो ये कुछ ऐसी मेथड्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को लगाते वक्त। आप पैराबोलिक एसएआर को यूज़ कर सकते हैं, आप ट्रेंड लाइन का यूज़ कर सकते हैं, आप चैंडलर एक्सिट का यूज़ कर सकते हैं, आप एवरेज ट्रू रेंज का यूज़ कर सकते हैं, या आप परसेंटेज गेन का यूज़ कर सकते हैं। अब ये ऐसी 5 मेथड्स हैं जिसको लोग यूज़ करते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए। हम इन पाँचों मेथड्स को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा पैराबोलिक एसएआर के बारे में। अब ये क्या होता है इसको हम समझते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। अभी मैं वापस से आ गया हूँ रिलायंस के स्टॉक के ऊपर, और सारी ड्राइंग्स जो हैं वो हम हटा देते हैं। इंडिकेटर्स पे जाता हूँ और टाइप करता हूँ पैराबोलिक एसएआर, और यहाँ पे नॉर्मल पैराबोलिक एसएआर लगा दिया है मैंने। अब इस इंडिकेटर के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। इसको वेल्स वाइल्डर ने बनाया था, और उनके हिसाब से ये जो पैराबोलिक एसएआर है ना, ये एक पैराबोला का शेप लेता है हमेशा जब भी ये फॉर्म होता है। इसी वजह से इसका नाम रख दिया गया पैराबोलिक एसएआर। और इसको कुछ लोग यूज़ करते हैं एज अ ट्रेडिंग सिग्नल। मतलब जब भी प्राइस जो है वो पैराबोलिक एसएआर के ऊपर होंगे, तब तब लोग स्टॉक को जो है बाय कर लेंगे, और जैसे ही प्राइस पैराबोलिक एसएआर के नीचे आ जाएंगे तो तब लोग क्या करेंगे, सेल कर देंगे। तो ये एक तरीके के ट्रेडिंग सिस्टम की तरह यूज़ कर रहे थे लोग। और अभी मैं आपको बस ये बताने वाला हूँ कि इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। सो अभी हम थोड़ा सा एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके चलते हैं। यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है, और मैं आपको बता देता हूँ ये मेरे ख्याल से एक सपोर्ट लाइन है। क्यों है सपोर्ट लाइन, वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। सो ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि मेरे ख्याल से एक हमारा सपोर्ट पॉइंट है। यहाँ पे भी आई थिंक जो स्टॉक है वो सपोर्ट ले रहा है, तो 2 सपोर्ट पॉइंट मुझे मिल गए, तो मैंने ये लाइन बना दी यहाँ पे। अब ये तीसरी टाइम जब स्टॉक ने यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, तो ये एक मेरे ख्याल से बाइंग पोजीशन थी, है ना। ये एक बाइंग पोजीशन थी। अब थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ मैं। तो अब हम ऐसा मान के चलते हैं कि आपने कर लिया यहाँ पे बाय,
यू बॉट द स्टॉक एट दिस लेवल, ये लेवल है 2000 रुपीज़ का। तो अब आपको ट्रेल कब तक करना है पैराबोलिक SAR के हिसाब से, वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो अगर आपने बाय किया होता तो आप बढ़िया होल्ड करते जाते करते जाते करते जाते, लेकिन ये वाला जो रेड कैंडल है ना जो कि यहाँ पे बना, यहाँ पे जो पैराबोलिक SAR का जो ट्रेंड है वो बदल गया। आप देख सकते हैं ये छोटी छोटी सी बिंदी आपको दिख रही होंगी, ये दिखा रही है हमें पैराबोलिक SAR को। तो ये थी पहले स्टॉक के नीचे की तरफ। अब जैसे ही ये पैराबोलिक SAR जो है वो स्टॉक के प्राइस के ऊपर आ गई, हमें ये समझ में आ गया कि यार यहाँ पे एग्जिट हमें हो जाना चाहिए। सो एट दिस लेवल आपको एग्जिट कर देना था। मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए आपको। सो ये जो लेवल है वो है अराउंड 2350 का। सो इस टाइप से आप पैराबोलिक SAR को यूज़ कर सकते हैं अपने टारगेट्स को ट्रेल करने के लिए। आई होप ये पहला मेथड आपको समझ में आया होगा। अब मैं इस ड्राइंग को वापस से हटा देता हूँ ताकि हम बाकी मेथड्स को भी यूज़ कर पाएँ, और इस पैराबोलिक SAR को भी मैं हटा देता हूँ। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे मेथड के बारे में जिसका नाम है यूजिंग अ ट्रेंड लाइन। तो अब हम ट्रेंड लाइन को फॉलो करके कैसे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं इसके बारे में अब हम बात करते हैं। तो ट्रेंड लाइन को यूज़ करने के लिए दोस्तों मुझे स्टॉक एक ट्रेंड में चाहिए पड़ेगा, मतलब अगर स्टॉक ट्रेंड में होगा मैं तो ही ट्रेंड लाइन को बना पाऊंगा। और यहाँ पे रिलायंस के स्टॉक को ही हम देख लेते हैं, यहाँ पे ट्रेंड कब आया इसको एनालाइज करते हैं। मेरे ख्याल से एट दिस पॉइंट ट्रेंड बहुत बढ़िया था। एक ट्रेंड लाइन को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए थोड़ा ट्रेंड के बारे में। तो मेरे ख्याल से ये जो ट्रेंड था ये बहुत बढ़िया चल रहा था, राइट। ये ट्रेंड लाइन है जो मेरे ख्याल से एकदम काम कर रही थी और सही ट्रेंड लाइन मैंने बनाई है मेरे ख्याल से। सो आप देख सकते हैं कि जो प्राइजेस हैं वो कितना ब्यूटीफुली फॉलो कर रहे थे इस ट्रेंड लाइन को। और इस वाली मेथड के हिसाब से अगर मान लीजिए आपने यहाँ कहीं एंट्री ली होती, मान लेते हैं ऐसा कि आपने इस लेवल पे बाय कर लिया है ना, ये आपका बाइंग जोन है। सो इस मेथड के हिसाब से आपका जो एग्जिट था ना वो कब होना था उसके बारे में बात करते हैं। वो एग्जिट आपका यहाँ पे होता एट दिस लेवल। ये लेवल जो है वो 2110 का है, 2100 रुपये का लेवल है। और यहाँ पे एग्जिट इसलिए होता क्योंकि जो हमारी ट्रेंड लाइन है ना वो हो चुकी है ब्रेक। अब यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिया वो मैं जानता हूँ इतना आइडियल एग्जांपल नहीं है, लेकिन आई होप ये जो कंसेप्ट है आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, अंडरस्टैंडिंग आपकी थोड़ी सी बड़ी होगी। और इस टाइप से आप ट्रेंड लाइन वाले कंसेप्ट को यूज़ करके अपने स्टॉप्स को ट्रेल कर सकते हैं, अपने जो टारगेट्स हैं उसको ट्रेल कर सकते हैं। जैसे ही आपकी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो आपको आइडियली निकल जाना चाहिए स्टॉक से अगर आपने बाय करके रखा है तो। आई होप ये चीज़ आपको एकदम क्लियर हुई होगी। अब हम बात करते हैं तीसरी मेथड के बारे में जिसका नाम है चैंडलियर एग्जिट। अब ये चैंडलियर एग्जिट क्या है इसको समझने के लिए मैं चलता हूँ स्टॉक चार्ट्स की वेबसाइट के ऊपर। इसको मैं आपको ट्रेडिंग व्यू के ऊपर नहीं समझाने वाला हूँ क्योंकि ये मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, और अगर मैं ट्रेडिंग व्यू पे आपको ये चीज़ समझाऊंगा ना तो आपको इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इसके लिए आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा स्टॉक चार्ट्स की वेबसाइट के ऊपर। सो हम चलते हैं उस वेबसाइट के ऊपर। सो अगर आप स्टॉक चार्ट्स की वेबसाइट पे आएंगे और यहाँ पे चैंडलियर एग्जिट करके डालेंगे तो आपके सामने ये आर्टिकल खुल के आ जाएगा। इसको डेवलप किया था चार्ल्स ली ब्यू ने, और आप देख सकते हैं कि किस टाइप का दिखता है, थोड़ा सा सुपर ट्रेंड टाइप का दिख रहा है मुझे तो। और यहाँ पे आप कैलकुलेशन वगैरह पढ़ सकते हैं कि क्या इसका कैलकुलेशन रहा है। ये बेसिकली ATR पे बेस्ड है और आप देख सकते हैं इसका कैलकुलेशन वगैरह यहाँ पे अच्छे से पढ़ सकते हैं। और ये जो इंडिकेटर्स होते हैं ना दोस्तों इनको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। और जो CMT लेवल 1 है उसमें बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ज़्यादा एडवांस क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो आपको बस ये दिमाग में रखना है कि जो चैंडलियर एग्जिट है उसमें क्या चीज़ को यूज़ किया गया है। जैसे इसमें ATR को यूज़ किया गया है तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इसमें क्या डिसएडवांटेजेस हैं क्या एडवांटेजेस हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बस आपको बेसिक पता होना चाहिए। एकदम मास्टरी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। और मेरे ख्याल से अगर आप स्टॉक चार्ट्स की वेबसाइट पे आके इस इंडिकेटर के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ये इंडिकेटर अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपनी अगली मेथड की तरफ जिसका नाम है एवरेज ट्रू रेंज। अब ये क्या होती है एवरेज ट्रू रेंज, इसको हम समझते हैं चार्ट्स के ऊपर। सो वापस से चलेंगे ट्रेडिंग व्यू के ऊपर और इन ड्राइंग्स को मैं वापस से हटा देता हूँ। अब हम यहाँ पे इंडिकेटर्स में जाके टाइप करेंगे एवरेज ट्रू रेंज
और ये इंडिकेटर आ गया। यहाँ पे आप लोग बिल्ट इन इंडिकेटर ही यूज़ कीजिएगा। ये जो इसके नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा कम्युनिटी स्क्रिप्ट, इसमें भी लोगों ने काफ़ी अच्छे इंडिकेटर्स बना के रखे हैं, लेकिन अगर बिल्ट इन इंडिकेटर अवेलेबल है ना तो आई थिंक आपको इसको ही यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे चार्ट पे ATR को हम लगा चुके हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको करता हूँ जूम इन, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ATR किस टाइप का दिखता है। अब आपको एक कन्फ्यूजन हो रहा होगा यार कि कभी ये लाइन बहुत नीचे जा रही है, कभी ये लाइन बहुत ऊपर जा रही है, और ये करती क्या है एक्चुअल में, ATR करता क्या है, बेसिकली इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ATR का मतलब है एवरेज ट्रू रेंज, ये इसका फुल फॉर्म है, इसका मतलब नहीं है, लेकिन आप इसके नाम से समझ सकते हैं कि ATR जो है ना वो एक रेंज को निकालने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना एवरेज ट्रू रेंज, तो एवरेज ट्रू रेंज से इसका मतलब है कि ये एक ऐसी रेंज को निकालने की कोशिश कर रहा है जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मार्केट के अंदर है। तो इसका इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाए वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी टाइम फ्रेम क्या सेट करके रखी है यहाँ पे। तो यहाँ पे 14 लेंथ का ATR जो है वो सेट करके रखा है, मतलब 14 पीरियड में क्या रेंज रह चुकी है स्टॉक की, ये उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है। और ATR बेसिकली एक ऐसा इंडिकेटर है जो कि आपको मार्केट वोलेटिलिटी के बारे में बताता है। तो जब जब मार्केट में वोलेटिलिटी कम होगी ATR की वैल्यू कम होगी, और जब जब मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा होगी ना तो ये जो ATR है ये एकदम शूट अप कर जाएगा, एकदम से उड़ जाएगा, राइट। आई होप ये चीज़ आपको एकदम से क्लियर हो गई होगी यहाँ पे कि ATR क्यों इतना ऊपर फटाक से जा रहा है और क्यों कभी कभी एकदम से डाउन है। और यहाँ पे इसको यूज़ कैसे करते हैं हमें उस पर ज़्यादा ध्यान रखना है, उस पर ज़्यादा फोकस करना है अपना। तो यहाँ पे आप ATR के अंदर कुछ इस टाइप से लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं, और जब ये ATR में ब्रेकआउट आ जाए तो आप इससे समझ सकते हैं कि यार जो स्टॉक है ना उसमें भी वोलेटिलिटी बढ़ी है, और हो सकता है कि ट्रेंड भी शिफ्ट हुआ हो। तो यहाँ पे हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे ही है, और यहाँ पे हम इसका एग्जांपल लेते हैं बढ़िया सा। अभी आप देख सकते हैं कि ये जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का स्टॉक है ना उसके लिए ये वाला जो लेवल है ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल था, और यहाँ पे स्टॉक ने काफ़ी समय तक सपोर्ट लिया। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये ग्रीन वाला पॉइंट, यहाँ पे जो स्टॉक है उसने लिया ब्रेकआउट। अब ये ब्रेकआउट रियल है कि नहीं है इसको पहचानने के लिए हम ATR का भी यूज़ कर सकते हैं। तो एट दिस पॉइंट ये वाला जो है हमारा ब्रेकआउट आया था। अब हम ATR में चलते हैं और देखते हैं क्या हुआ। तो मैंने यहाँ पे ATR में भी एक लाइन ड्रॉ करके रखी है, आप देख सकते हैं, और ATR में भी ब्रेकआउट आया यहाँ पे, राइट। तो ATR में यहाँ ब्रेकआउट आया तो ये हमें ऐसा दर्शा रहा है कि यार जो वोलेटिलिटी है ना मार्केट की वो बढ़ गई है। और वोलेटिलिटी मार्केट की कब बढ़ती है, जब मार्केट डाउन होता है एकदम से बहुत ज़्यादा, क्योंकि मार्केट गिरता बहुत तेज़ी से है लेकिन उठता इतनी ज़्यादा तेज़ी से नहीं है। तो यहाँ पे ATR जो है ना वो हमें इस टाइप से कंफर्म कर रहा है ट्रेंड के चेंज को। और जब भी ट्रेंड का चेंज होता है ना दोस्तों, जब भी ट्रेंड की पुरानी दिशा बदलती है तो अचानक से मार्केट में या किसी स्टॉक में जो वोलेटिलिटी है ना वो एकदम से बढ़ जाती है। सो इस प्रकार से आप यूज़ कर सकते हैं इस ATR नाम के इंडिकेटर को, और इस टाइप से आप अपनी पुरानी पोजीशंस को भी एग्जिट कर सकते हैं अगर आपने कोई पोजीशंस बना के रखी हैं मार्केट के अंदर। तो अब हम अपने लास्ट मेथड की बात करते हैं जिसका नाम है परसेंटेज गेन्स। ये भी एक अच्छा तरीका है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज़ करने का। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये तरीका काम कैसे करता है। इसको समझने के लिए हम चलते हैं चार्ट्स के ऊपर। तो चार्ट्स पे आ गया हूँ मैं, वापस से सारी ड्राइंग्स और सारे इंडिकेटर्स वगैरह हम लोग हटा देते हैं ताकि चीज़ें जो हैं वो हम काफ़ी आसान बना पाएँ। तो अभी चलते हैं एकदम लेटेस्ट प्राइस के ऊपर। अभी आप देख सकते हो रिलायंस में जो लेटेस्ट प्राइस चल रहा है वो 2409 चल रहा है, और यहाँ पे हमें अभी ये पता लगाना है कि यार अगर हम परसेंटेज चेंज वाला जो फिल्टर है ना वो यूज़ करते तो क्या हमारा जो रिलायंस है उसमें एग्जिट हमें मिल जाता या नहीं मिलता, इस चीज़ को हम समझते हैं यहाँ पे। सो अब मान लीजिए कि मेरी जो है वो रिलायंस में ऑलरेडी पोजीशन बनी हुई है ना, ऐसा हम अज्यूम करके चलते हैं कि आपने पोजीशन बनाई समवेयर एट दिस पॉइंट। मैं इसको मार्क कर देता हूँ। एट दिस पॉइंट आपने अपनी जो पोजीशन है वो बनाई, यहाँ पे आपने स्टॉक को किया बाय, है ना, और आप होल्ड करे जा रहे हैं बढ़िया। स्टॉक जो है वो हाई पे हाई बनाए जा रहा है, हाई पे हाई बनाए जा रहा है, लेकिन यहाँ पे बनाया स्टॉक ने अपना एक हाई। अब यहाँ से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड क्या करेगा, कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन अभी यहाँ पे हमें अपने प्रॉफिट्स को बचा के रखना है। उसके लिए हमें अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना होगा,
है ना। अब हम ट्रेल करेंगे इसको परसेंटेज मेथड से, और परसेंटेज मेथड में क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। परसेंटेज मेथड में हम क्या करते हैं, हम लेते हैं स्टॉक के रीसेंट हाई को, और रीसेंट हाई इस केस में है 2758, और वहाँ से ये देखने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक अगर ऑन अ डेली चार्ट अगर स्टॉक 15% से नीचे आएगा ना, तो मैं अपने स्टॉक को जो है वो बेच दूंगा। ऐसा फिल्टर कुछ लोग लगा लेते हैं। तो लोग क्या करते हैं कि जैसे ही स्टॉक ने कोई नया हाई बनाया, उसके बाद लोग इस 15% के फिल्टर को यूज़ करेंगे और ऐसे चार्ट पे प्लॉट कर देंगे, और अगर स्टॉक नए हाई से 15% से ज़्यादा नीचे गिर गया ना, तो वो अपने स्टॉक को लिक्विडेट कर देंगे, बेच के निकल जाएंगे। और इस टाइप से कुछ लोग परसेंटेज चेंज के फिल्टर को यूज़ करते हैं अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल करने के लिए। आई होप ये वाला मेथड भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं विप्सॉ के बारे में। विप्सॉ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है दोस्तों सीएमटी के एग्जाम के लिए, और मैं लिख के दे सकता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये तो आपको आने ही वाला है। तो इसके बारे में तो आपको एकदम फुल नॉलेज होना चाहिए और अच्छे से पता होना चाहिए, तो ये चीज़ एकदम ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों विप्सॉ एक ऐसी सिचुएशन है, वो कब अकर होती है, जब हमने अपने स्टॉक को बाय करके रखा है, मतलब स्टॉक्स और ट्रेडर्स ने स्टॉक को बाय करके रखा है, और उन्होंने एक स्टॉप लॉस लेवल को सेट करके रखा है। प्राइस स्टॉप लॉस लेवल को हिट करता है, और लॉस को हिट करने के बाद जो स्टॉक है ना, वो ऊपर की तरफ चला जाता है। अब ये चीज़ मैंने क्या बोल दी, इस चीज़ को मैं समझाता हूँ चार्ट के ऊपर। सो यहाँ पे मैं वापस से अपनी ड्राइंग्स वगैरह सब हटा देता हूँ, और अब हम एक काम करते हैं। अब हम ऐसा अज्यूम करके चलते हैं कि एट दिस लेवल, यहाँ पे जो मैंने लाइन खींची है, यहाँ पे मैंने करके रखा है रिलायंस को बाय। ये जो ग्रीन कैंडल है ना, यहाँ पे मैंने करके रखा है रिलायंस को बाय। तो जाहिर सी बात है, जो मेरा स्टॉप लॉस है ना, वो इस ग्रीन कैंडल के नीचे होगा। ये होगा मेरा स्टॉप लॉस पॉइंट। और अगर स्टॉक जो है वो इस लेवल के नीचे आएगा, अगर स्टॉक इस लेवल के नीचे आएगा ना, तो मैं स्टॉक को बेच के निकल जाऊंगा। लेकिन अगर आपके बेचने के बाद ये जो स्टॉक है ना, ये ऐसे धीरे धीरे ऊपर जाए और आपके टारगेट को अचीव कर जाए, तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं विप्सॉ। जो नए नए इन्वेस्टर्स या ट्रेडर आते हैं मार्केट के अंदर, उनके साथ ये चीज़ होती है। जब भी वो किसी स्टॉक को बाय कर लेते हैं, उसके बाद वो स्टॉक नीचे गिर जाता है, और जैसे ही वो लॉस में बेचते हैं ना, उसके बाद स्टॉक जो है वो खटाक से ऊपर जाना शुरू कर देता है। तो ये जो पूरा सिनेरियो है, ये जो पूरी सिचुएशन है, इस चीज़ को बोला जाता है विप्सॉ। विप्सॉ इसलिए बोला जाता है क्योंकि आपका जो इनिशियल व्यू था ना, वो सही था मार्केट के ऊपर। आपका जो इनिशियल व्यू था वो था बुलिश, आपके हिसाब से मार्केट जाना था ऊपर, जो कि गया भी। लेकिन आपके स्टॉप लॉस के हिट होने के बाद मार्केट ऊपर गया, और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आप पोजीशन के बाहर हो गए, है ना। और उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया, तो आप प्रॉफिट नहीं उठा पाए इस सिचुएशन से, और इसी चीज़ को हम बोलते हैं विप्सॉ। आई होप ये जो विप्सॉ का कंसेप्ट है ना, ये एकदम क्लियर हो गया होगा आपको। अब ये जो विप्सॉस होते हैं ना, ये मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है, और अगर आप ट्रेडिंग करते हैं मार्केट के अंदर फ्रीक्वेंटली, तो आपने देखा होगा कि कभी कभी आपके साथ भी ये विप्सॉस हो चुके होंगे। लेकिन एज अ ट्रेडर और एज अ टेक्निकल एनालिस्ट, ये हमारा रोल है, ये हमारा काम है कि हम इन विप्सॉस से बचें, अपने आप को बचाएं, और जो अपना पैसा है उसको सही तरीके से लगाएं, ताकि हम अच्छा मैक्सिमम प्रॉफिट कमा पाए मार्केट से। और हमें इन विप्सॉस को अवॉइड करना ही है हर हाल में, और इन विप्सॉस को अवॉइड करने की कुछ टेक्निक्स हैं, इसको आप यूज़ करके इन विप्सॉस को अवॉइड कर सकते हैं। जो टेक्निक्स मैंने आपको बताई थी ब्रेकआउट कंफर्म करने के लिए, वही टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ विप्सॉ वाले केस में। अगर स्टॉक आपने बाय किया है और अगर वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो आपको वो ब्रेकआउट वाली जो टेक्निक्स हैं, जो मेथड्स जो मैंने आपको बताई थी, लाइक पिवट पॉइंट्स एंड परसेंटेज फिल्टर, वॉल्यूम, ये सारी फिल्टर्स आप यूज़ कर सकते हैं सही ब्रेकआउट और गलत ब्रेकआउट को पहचानने में। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इस चीज़ को वापस से चार्ट के ऊपर समझ लेते हैं। सो एज पर आर एग्जाम्पल, हमने क्या किया था कि हमने स्टॉक को बाय किया था इस वाली ग्रीन कैंडल के ऊपर, राइट। तो यहाँ पे हमने किया था एक बाय। अब अगर मान लीजिए स्टॉक ये नीचे गिरता है और ये हमारी जो स्टॉप लॉस पॉइंट है ना, उसको हिट कर जाता है, उसको यहाँ पे हिट कर जाता है, तो अब हमें क्या करना है उसके बारे में हम बात करते हैं। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम वो ब्रेकआउट वाला सिनेरियो देख रहे थे, जब हम उन मेथड्स के बारे में बात कर रहे थे जिससे हम ब्रेकआउट को पहचान सकते हैं, वही मेथड्स आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे वॉल्यूम का यूज़ कर सकते हैं ये पहचानने के लिए कि यार ये जो लेवल ब्रेक हो रहा है, ये क्या
सही में ब्रेक हो रहा है, ये कोई फेक आउट तो नहीं है। ये सारी चीज़ें पहचानने के लिए आप वॉल्यूम, एवरेज ट्रू रेंज, आप अपना परसेंटेज फ़िल्टर, ये सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं और इन व्हिपसॉस से बच सकते हैं। लेकिन सारे व्हिपसॉस से बच पाना बहुत कठिन है। जो मेथड्स मैंने आपको बताए ब्रेकआउट को कंफर्म करने के, अगर आप उन्हीं मेथड्स को यहाँ पे यूज़ करेंगे ना, तो आपकी जो ट्रेडिंग परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है। और आई होप ये जो कंसेप्ट है आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं मनी स्टॉप्स के बारे में। मनी स्टॉप्स क्या होते हैं, चलिए इस डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। सो मनी स्टॉप्स आर द स्टॉप इन विच अ ट्रेडर और इन्वेस्टर पुट्स द स्टॉप बेस्ड ऑन द रिस्क दैट वन इज विलिंग टू टेक। मतलब जो यहाँ पे मनी स्टॉप होता है ना, यहाँ पे ट्रेडर जो स्टॉप लॉस है वो उस हिसाब से रखता है जितना उसका रिस्क है। अगर एक ट्रेडर का जो रिस्क है वो 100 रुपए होने का है तो वो 100 रुपए का स्टॉप लॉस रख देगा। अगर एक ट्रेडर का जो रिस्क है वो 500 रुपए लेने तक का है तो वो 500 रुपए का स्टॉप लॉस रख देगा और वो पैसों के हिसाब से सोचेगा कि यार मेरा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए यहाँ पे। सो ये मेथड कितना सही है कितना गलत, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं चार्ट्स के ऊपर वापस से। और अभी मैं इन ड्राइंग्स को वापस से हटा देता हूँ ताकि हम जो है चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ पाएँ। तो अब यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे आपने अगेन वापस से बाय किया है, राइट। इस लेवल पे आपने जो है पोजीशन को बाय करके रखा है, तो कायदे से जो आपका स्टॉप लॉस है वो होना चाहिए इस रेड लाइन के नीचे। लेकिन अब अगर आप में सिर्फ 100 रुपए तक का ही स्टॉप लेने की एपिटाइट है, मतलब अगर आप 100 रुपए से ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, तो स्टॉक जैसे ही 100 रुपए से नीचे गिरेगा आप तो तुरंत निकल जाएंगे। और हो सकता है कि तब तक ये जो रेड लाइन है ना ये क्रॉस भी ना हुई हो, ये ब्रेक भी ना हुई हो, लेकिन आपका जो 100 रुपए का वो मनी स्टॉप है ना वो हिट हो गया हो। तो बिना कोई टेक्निकल एनालिसिस का लेवल ब्रेक होते हुए भी आपको स्टॉक से निकलना पड़ेगा। क्यों निकलना पड़ेगा? क्योंकि आपने एक साइकोलॉजिकल मनी स्टॉप लगा के रखा था और वो जो मनी स्टॉप है ना वो ये चार्ट्स के ऊपर बेस्ड नहीं था, चार्ट्स के ऊपर आधारित नहीं था। और कुछ लोग ऐसे स्टॉप्स लगा लेते हैं दोस्तों, और ये इतना इफेक्टिव मेथड नहीं है। क्योंकि अगर आपको यहाँ स्टॉप लॉस लेके निकलना ही है, अगर आपको लॉस लेके निकलना ही है, तो आपको इस रेड लाइन तक के नीचे जाने तक का वेट करना चाहिए। अगर दोस्तों स्टॉक इस रेड लाइन को ब्रेक करके नीचे जाता है तब तो आपका एग्जिट करना सेंसिबल बनता है। लेकिन अगर स्टॉक ने इस लाइन को ब्रेक ही नहीं किया, अपने सपोर्ट को ब्रेक ही नहीं किया, तो एग्जिट करने का कोई सेंस ही नहीं बनता और लॉस लेने का कोई सेंस नहीं बनता। लेकिन जब हम मनी स्टॉप्स का यूज़ करते हैं ना तो तब हम यही चीज़ करते हैं। कभी कभी हम पहले निकल जाएंगे, कभी कभी हम बहुत लेट निकल जाएंगे, और वो जो मनी स्टॉप्स हम ले रहे हैं उसके पीछे ऐसा कुछ टेक्निकल एनालिसिस वाली रीजनिंग नहीं होती, ऐसा कोई रीज़न नहीं होता। इसीलिए जो है हमारे एनालिस्ट लोग हैं या हमारे ट्रेडर लोग हैं वो ऐसी चीज़ें करने के लिए मना करते हैं, वो मनी स्टॉप्स को लेने के लिए मना करते हैं। और जो स्टॉप्स है ना हमारे, वो इन टेक्निकल एनालिसिस के जो लेवल्स है ना उसके आधार पे ही होने चाहिए। ऐसे मनी स्टॉप्स हमें फिक्स नहीं करने चाहिए दोस्तों। और अगर दोस्तों आपकी पोजीशन लेवरेज्ड है तो जो विपसॉट है ना उसके होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो मनी स्टॉप्स को बिल्कुल भी मत रखिए अपनी ट्रेडिंग के अंदर। जो आपका स्टॉप लॉस है वो हमेशा चार्ट्स के हिसाब से डिफाइंड होना चाहिए दोस्तों, और आपकी पोजीशन साइजिंग भी वैसी ही होनी चाहिए। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। अब हम बात करते हैं उन स्टॉप्स की जो कि ब्रेकआउट में हमें रखने चाहिए। अब ब्रेकआउट के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ क्या होता है, लेकिन अगर आप ब्रेकआउट को डील कर रहे हैं, अगर आप स्टॉक को तब बाय कर रहे हैं जब उसमें एक ब्रेकआउट आया है, तो आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए इसके बारे में अब हम बात करते हैं दोस्तों। वो स्टॉप लॉस कैसा होना चाहिए और क्या स्ट्रैटेजीज है उनकी, उसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। सो वापस से चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, और अब हम चलते हैं वापस से बजाज फाइनेंस के एग्जाम्पल में। और जो हमने एग्जाम्पल पिछले टाइम देखा था हम उसी एग्जाम्पल को देख के कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो वो जो बात थी वो थी 2020 की बात, जब स्टॉक काफ़ी ज़्यादा नीचे गया था। अराउंड 2000 रुपीज़ का उसने लेवल टच किया था। आई थिंक वो लेवल अभी भी नहीं आया है, थोड़ा सा और नीचे की तरफ चलते हैं। ये रहा वो लेवल, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ब्रेकआउट आया और इसके बाद स्टॉक कैसे ऊपर गया। तो मैं एक काम करता हूँ, वापस से बार रिप्ले चलाता हूँ और हम समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ आपका स्टॉप लॉस क्या हो सकता था और लोग क्या स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं यहाँ पे। सो दोस्तों एक टेक्निक तो ये हो सकती है, बहुत ही कंजर्वेटिव टेक्निक है ये, लेकिन एक टेक्निक ये हो सकती है कि जो आपका स्टॉप लॉस है ना वो इस रेड लाइन के नीचे हो। और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना बहुत ज़्यादा सेंसिबल है मेरे हिसाब से, क्योंकि
अगर स्टॉक जो है वो इस लेवल के नीचे जाएगा ना, तो ये अपना ऑल टाइम लो तोड़ेगा यहाँ पे, और इसके नीचे जो स्टॉप लॉस अगर आप रखते हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस हिट होने का चांस है ना वो कम से कम हो जाएगा। लेकिन इसका एक डाउन साइड भी है, अगर स्टॉक जो है वो इतना नीचे आ जाता है और इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो आपका जो लॉस है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये हमेशा एक ट्रेड ऑफ होता है, और वो ट्रेड ऑफ ये होता है कि या तो आप सिक्योरिटी देख लीजिए या तो आप कम रिस्क देख लीजिए। अगर आप कम रिस्क लेंगे तो हो सकता है कि आपके साथ विप्सा हो जाए, लेकिन अगर आप ज़्यादा रिस्क लेंगे ना दोस्तों, तो ज़्यादा रिस्क लेने से फ़ायदा ये होगा आपका कि ये जो विप्साउस है ना आप इसको अवॉइड कर पाएंगे और अपने स्टॉप लॉस को सही से डिफाइन कर पाएंगे। तो सही से अपने स्टॉप लॉस को डिफाइन कर पाना एक बड़ा चैलेंज होता है दोस्तों अपने आप में ही। अब ये कैसे किया जाता है इसको हम समझ लेते हैं। पहला मेथड तो मैंने आपको बता दिया कि मेरे ख्याल से तो यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए था। जो कैंडल है ना ये रिसेंट वाली अभी जो 3-4 कैंडल बनी है उसमें जो सबसे ज़्यादा लो प्राइस था वो ये था, और इसके नीचे जो स्टॉप लॉस है ना उसको रखना बहुत सेंसिबल है, आई थिंक सो। लेकिन यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है तो कुछ लोग इतना रिस्क लेना प्रेफर नहीं करते, और कुछ लोग क्या करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ लोग दोस्तों ये करते हैं कि ये जो ब्रेकआउट कैंडल बना है ना, कुछ लोग इसके नीचे ही अपना एक स्टॉप लॉस रख देंगे छोटा सा। और ऐसा लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यार जो स्टॉक है ना इस ब्रेकआउट कैंडल के बनने के बाद एकदम रॉकेट की तरह उड़ जाएगा और बिल्कुल भी टेस्ट नहीं करेगा वापस से इस रेजिस्टेंस लाइन को। इसी वजह से कुछ लोग इस टाइप के स्टॉप लॉसेस भी रख लेते हैं और छोटा स्टॉप लॉस रख के कुछ लोग ट्रेड करना चाहते हैं। अब छोटा स्टॉप लॉस रखने का फ़ायदा ये होगा कि अगर स्टॉप लॉस आपका हिट होता है तो आपका लॉस बहुत कम होगा, आप कम लॉस में निकल जाएंगे। लेकिन अगर स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है ना तो आप कम रिस्क में ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। तो ये भी एक ऐसा मेथड है जिसको कुछ लोग यूज़ करते हैं। अगर मैं रिप्ले करूँ तो आप देख सकते हैं इस मेथड में तो ये जो हमारा कम स्टॉप लॉस रखने वाला रूल है ये काम कर गया। तो ये दो मेथड्स हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हैं ब्रेकआउट में ट्रेड करते वक्त। अब दोस्तों हम बात करते हैं स्टॉप बेस्ड ऑन रिट्रेसमेंट्स के बारे में। तो दोस्तों जब भी ब्रेकआउट अकर होता है ना, कुछ लोग या कुछ ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो लोग पुल बैक या थ्रो बैक के आने का वेट करते हैं, और जब पुल बैक या थ्रो बैक आ जाता है उसके बाद ही पोजीशन में एंटर करते हैं। अब ये कैसे किया जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। और दोस्तों मैं थोड़ा सा पीछे आया बजाज फाइनेंस में और मुझे ये वाला ग्राफ मिल गया बढ़िया, जहाँ पे जो स्टॉक है वो बढ़िया ट्रेंड लाइन बना के अपना काम कर रहा था। अच्छा अप ट्रेंड मिला मुझे यहाँ पे। और अभी यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि ब्रेकआउट कहाँ पे आया। हम ये एग्जांपल पहले भी ले चुके हैं लेकिन वापस से इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों ये एक ऐसा लेवल था जहाँ पे हमारा ब्रेकआउट आया। आप देख सकते हैं कि जो स्टॉक है ना वो काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, और यहाँ पे जैसे ही ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ एक ब्रेकआउट आया यहाँ पे। तो पहला मेथड मैंने आपको जो बताया था उसके हिसाब से तो जैसे ही ये ब्रेकआउट कैंडल आपका बनेगा ना, कुछ लोग क्या करेंगे इस ब्रेकआउट कैंडल पे बाय करना चाहेंगे इस लेवल पे। यहाँ पे कुछ लोग बाय करना चाहेंगे, लेकिन अगर आप इस लेवल के ऊपर बाय करते हो ना तो आपका जो रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ से 3297 से सीधा ये 2900 तक का जो 300 रुपये तक का गैप है ना, ये आपको पूरा लेना पड़ेगा एज अ स्टॉप लॉस। तो कुछ लोगों को लगता है यार ये तो बहुत ज़्यादा है, और कुछ लोग इतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग थ्रो बैक का वेट करेंगे यहाँ पे। कुछ लोग ऐसा चाहेंगे कि यार अभी जो स्टॉक ऐसा ऊपर गया है ना, ये जैसे ही थोड़ा सा नीचे आएगा ना इस लाइन पे, और जैसे ही यहाँ पे सपोर्ट लेगा तो तब मैं बाय करूँगा, और मैं ब्रेकआउट पे डायरेक्ट बाय नहीं करूँगा। तो ये भी एक ऐसा अप्रोच है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ केसेस में दोस्तों जैसे ही ब्रेकआउट कैंडल बनता है तुरंत बाय करना सेंसिबल होता है, लेकिन अगर आपका स्टॉप लॉस काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा है जो कि इस केस में है, तो मेरे ख्याल से आपको रुकना चाहिए एक पुल बैक के लिए। और कुछ लोग ये स्ट्रैटेजी भी यूज़ करते हैं दोस्तों। अब थोड़ा सा हम जैसे ही आगे चलेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉक ने वापस से पुल बैक लिया, माफ़ कीजिएगा पुल बैक नहीं थ्रो बैक लिया यहाँ पे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टॉक ऊपर गया, लेकिन ये जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था ना यहाँ पे उसने वापस से एक थ्रो बैक लिया। और अगर हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये थ्रो बैक लेने के बाद फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर एक थ्रो बैक लिया और यहाँ पे सपोर्ट लिया इस लेवल के ऊपर, और फिर अपनी जो जर्नी है वो कंटिन्यू करी। तो अगर आप पुल बैक का वेट करते हैं और यहाँ कहीं बाय करते हैं ना इस लेवल पे, तो जो आपका स्टॉप लॉस है वो कम हो जाएगा।
तो पुलबैक्स पे या थ्रोबैक्स पे बाय करने का फ़ायदा यही होता है दोस्तों कि जो आपका लॉस है ना वो एकदम कम से कम हो जाएगा और आप जो है वो ट्रेंड को अच्छे से राइड कर पाएंगे विथ मिनिमम रिस्क। आई होप ये थ्रोबैक वाला जो कंसेप्ट है वो आपको समझ में आया होगा। इसको आप डाउन ट्रेंड में भी यूज़ कर सकते हैं जब मार्केट में पुलबैक आए तो। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि फॉल्स या स्पेशलिस्ट ब्रेकआउट क्या होता है। तो दोस्तों फॉल्स ब्रेकआउट ऐसा ब्रेकआउट होता है जो कि फेक होता है और ये इसलिए लगाया जाता है या इसलिए बनाया जाता है मार्केट मेकर्स या स्मार्ट मनी के द्वारा, जिससे जो रिटेल इन्वेस्टर्स है ना उनका स्टॉप लॉस हिट करवा के और उनसे प्रॉफिट कमाया जाए। अब ये चीज़ मैंने क्या बोल दी, हो सकता है कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन इंट्राडे में दोस्तों ये चीज़ बहुत होती है। जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं उसमें काफ़ी सारे ब्रेकआउट्स आते हैं और बहुत सारे ब्रेकआउट फेक भी होते हैं और ऐसा माना जाता है कि ये जो ब्रेकआउट है ना ये स्मार्ट मनी या बड़े लोग या बिग मनी बड़े इन्वेस्टर्स करवा रहे हैं ताकि रिटेल इन्वेस्टर्स का लॉस करवाया जाए। और ये कैसे काम करता है मार्केट के अंदर, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सो फॉल्स ब्रेकआउट के कंसेप्ट को समझने के लिए हम आए हैं निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर और मैं यहाँ 15 मिनट चार्ट के ऊपर इसलिए आया हूँ क्योंकि जो फॉल्स ब्रेकआउट है ना वो हमें इंट्राडे में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आई थिंक आप कंसेप्ट को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। और जैसा कि मैं इस चार्ट के ऊपर देख सकता हूँ, मेरे ख्याल से ये वाला जो लेवल है ना 17,600 रुपीज़ का, यहाँ पे मार्केट एक तगड़ा सपोर्ट फेस कर रहा था, है ना। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मार्केट है जैसे ही उसने इस लेवल को ब्रेक किया और ये ऊपर की तरफ गया ना, तब से मार्केट काफ़ी रिस्पेक्ट कर रहा था। यहाँ पे 2-3 बार रेजिस्टेंस भी बना, तो काफ़ी अच्छा लेवल था ये और ऐसा लेवल था जिसके ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम थी जब ये ब्रेकआउट आया। तो अब हम देखते हैं कि आगे क्या हुआ मार्केट में। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी इस लेवल पे भी इसने एक सपोर्ट फेस किया और काफ़ी तगड़ा, बहुत ही अच्छा सपोर्ट था ये। और आप देख सकते हैं कि ये जो सपोर्ट है ना ये थोड़े टाइम के लिए ब्रेक हुआ, बस यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए ब्रेक हुआ। और अगर आपने यहाँ कहीं ऐसे बाय किया होता तो जाहिर सी बात है आप तो निकल जाते, स्टॉप लॉस आपका हिट होता, आप निकल जाते। थोड़े टाइम तक स्टॉक ऐसे ही रहा, फिर वापस से ऊपर की तरफ चला गया और फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे ना तो जो स्टॉक है वो ऊपर जाते ही गया, जाते ही गया, जाते ही गया। सो इसको हम बोलेंगे एक फेक आउट सिचुएशन या फॉल्स ब्रेकआउट सिचुएशन, जहाँ पे जो ब्रेकआउट है ना वो थोड़ी देर के लिए आया। आप देख सकते हैं कि कितने छोटे टाइम के लिए बस जो स्टॉक है वो इसके नीचे रहा, उसके बाद वापस से ऊपर की तरफ गया और अपना ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू करके चला गया। लेकिन अगर आपने यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाई होती तो आप तो यहाँ पे निकल जाते, आपको यहाँ पे निकलना पड़ता क्योंकि ये जो आपका सपोर्ट लेवल है वो तो ब्रेक हो गया और कायदे से ये एक स्टॉप लॉस है और आपका स्टॉप लॉस हिट करवा के जो स्मार्ट मनी है ना वो ऊपर की तरफ चली गई। और इसी वजह से इस फॉल्स ब्रेकआउट को हम स्पेशलिस्ट ब्रेकआउट भी बोलते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है मार्केट में कि जो बड़ी मनी है, ये जो ऑपरेटर है या स्मार्ट मनी है, आप जो नाम देना चाहें आप ले सकते हैं, उन लोगों ने ये चीज़ करवाई है। उनके पास इतना पावर होता है कि वो मार्केट को मूव कर सकते हैं और ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है ना उसको इसलिए तोड़ा गया ताकि जो रिटेल इन्वेस्टर्स है ना वो बेच दें अपनी पोजीशन, वो लिक्विडेट कर दें लॉस में। और इसी वजह से इसको स्पेशलिस्ट ब्रेकआउट भी बोला जाता है दोस्तों। और ये जो चीज़ें हैं ना, ऐसे जो फेक ब्रेकआउट्स होते हैं ये इंपॉर्टेंट लेवल्स पे ही होते हैं, जैसे कि ये जो सपोर्ट लेवल था ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल था, ऐसे हर कहीं नहीं हो जाते ये। और आई होप ये वाला जो कंसेप्ट है ना ये आपको क्लियर हुआ होगा कि फॉल्स ब्रेकआउट और स्पेशलिस्ट ब्रेकआउट क्या होता है। इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है आपको, तो प्लीज़ ये याद रखिएगा कि स्पेशलिस्ट ब्रेकआउट हम किस चीज़ को बोलते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि ये स्पेशलिस्ट ब्रेकआउट को हैंडल कैसे किया जाए और अपने लॉस को कम से कम कैसे किया जाए दोस्तों। सो वापस से चलते हैं चार्ट के ऊपर। अब दोस्तों मान लेते हैं कि आपने इस वाले लेवल पे बाय कर लिया, 17,600 के लेवल पे आपने बाय कर लिया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, आप निकल जाइए अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो। लेकिन जैसे ही स्टॉक जो है या जो हमारा इंडेक्स है वो वापस से इस लेवल पे आए ना, तो आप एक और बाइंग पोजीशन बना लीजिए, आप एक और बाइंग पोजीशन बना लीजिए ताकि आप जो अपॉर्चुनिटी है ना उसको मिस ना करें। आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई बात नहीं, आप स्टॉप लॉस हिट हो गया, आप छोटा सा लॉस लेके निकल जाइए, लेकिन वापस जब अपॉर्चुनिटी मिले ना तो आप वापस से ट्रेंड में एंटर होइए। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आप कर सकते हैं और इस टाइप से आप स्पेशलिस्ट ब्रेकआउट या फॉल्स ब्रेकआउट से अपने आप को बचा सकते हैं दोस्तों। आई होप ये वाली चीज़ आपको समझ में आई होगी
कि री एंटर करना है आपको जब ऐसा फॉल्स ब्रेकआउट आपको देखने को मिले तो। और दोस्तों इस वीडियो में हमने ब्रेकआउट के बारे में काफ़ी कुछ बात करी। हमने ये समझा कि ब्रेकआउट क्या होते हैं, हमने इसको जाना कि ब्रेकआउट को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, हमने उन मेथड्स के बारे में बात करी जिससे आप ब्रेकआउट्स को पहचान सकते हैं, सही ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकआउट के बीच का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। हमने फिर बात करी कि आप स्टॉप लॉस कैसे करें, आप एंट्री को कैसे करें अपनी स्टॉक के अंदर या किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर, आप स्टॉप लॉस कैसे रखें उस समय जब आपको अपने टारगेट्स को ट्रेल करना हो, मतलब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को कैसे रखें, उनकी कुछ टेक्निक्स के बारे में बात करी। इसके बाद फॉल्स ब्रेकआउट को भी हमने अच्छे से समझा। तो काफ़ी अच्छे तरीके से हमने इस ब्रेकआउट के कंसेप्ट को कवर किया है इस वीडियो में, और आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा इस वीडियो से ब्रेकआउट के बारे में। अगर आपका कोई सवाल है ना तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें इस वीडियो के नीचे, मैं बहुत ज़्यादा खुश होऊंगा आपको आंसर करने में। और अगर आप पर्सनली कुछ सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं या आप हमें मेल करके पूछ सकते हैं वो सवाल। अगर आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या सीएमटी से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल स्टॉक ब्रेन्स को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी दोस्तों, सीएमटी की लेवल 1 चैप्टर वाइज। उम्मीद करता हूँ ये ब्रेकआउट का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।